नाजरीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मैं मजबूर हूं, मैं चाह रहा था कि मैं इस मौजू पर बात ना करूं, लेकिन अब चूंकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन और लोगों को वाज़ेह नहीं हो रहा कि दरअसल ये क्या है, तो नाजरीन आज की मेरी बात आपको पता है जैसे हमेशा मकबूल हो जाती है बात, ये भी मकबूल हो जाएगी। देखिए, मैं आपसे बुनियादी गुफ्तगू करूंगा। बात कुछ इस तरह की है कि ये वायरस जो है ये एक नया वायरस है। जिस्म में मुख्तलिफ जरसूमे होते हैं और वो जिस्म के बाहर और अंदर दोनों जगह मौजूद होते हैं। हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और हमारे अंदर मौजूद खुलिये जो हैं वो उन जरसूमों का या तो मुकाबला करते हैं अगर वो बुरे होते हैं, अगर वो अच्छे होते हैं तो वो जिस्म के अंदर रहते हैं और फिर जिस्म के अंदर बेहतरी लेकर आते हैं। जैसे आपके स्टमक में मौजूद बहुत सारे जरसूमे निज़ाम हज़म को बेहतर करते हैं। अब ये रही वायरस की बात। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पाकिस्तान के अंदर ABCD एनीबडी कैन डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको बुनियादी बातें बता रहा हूँ जो कि मुहक्किक बता चुके हैं, लेकिन लोग कहने से डर रहे हैं। नंबर 1, ये उतना ज्यादा छूने की बीमारी नहीं है या वाजे हो गई चीज जितनी ये एयर ट्रांसमिशन की बीमारी है, जिसके माने ये है कि दिस वायरस इज एयरबॉर्न, ये हवा में घूमता है। और इसके अंदर अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आपको पता होगा जब ठंड होती है तो मुंह से भाप निकलती है। भाप क्यों निकलती है? क्योंकि मुंह के अंदर मौजूद जो लुआब है जब सांस के साथ बाहर आता है तो फिर वो कंडेंसेशन का अमल पेश आता है। इसीलिए आप देखें फिल्मों में, कराची में तो खैर करबला के बाद गर्मी पड़ती है, सर्दी तो थोड़ी बहुत पड़ती है, तो इस वजह से हमें तो पता नहीं लगता, लेकिन ठंडे इलाकों के अंदर आप देखते हैं लोग सांस लेते हैं, भाप बनती है। वो वजह यही होती है क्योंकि हमारे मुंह के अंदर मौजूद जो लुआब है वो सांस के साथ बाहर आता है। तो ये उससे लग रही बीमारी। आप में बहुत ही ज्यादा इंग्लिश बच्चे, आपको लगता है सारी दुनिया बेवकूफ है, आप में सबसे ज्यादा अकल है। आप बीमारी को अपने मुल्क में लाए, ये चलो कोई बात नहीं, मजीद ला रहे ओवरसीज पाकिस्तानियों को, वो भी ले आओ, फैलाओ बीमारी जितनी बीमारी। मैं नहीं मना करूंगा, नो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बुनियादी तौर पर यह हमला किस पे करेगी। ये बीमारी नौजवान को नहीं लगेगी और इसको मर्ज और बीमारी कहना छोड़ दो। और ये जो डिस्को डांसर कह रहे हैं ना सेहतयाब हो गए, वो बिल्कुल ठीक हो गए, ये सेहतयाब ठीक की तो बात ही नहीं है। सईद गनी को हुआ वो तो ठीक हो गया, सईद गनी वजीर है ना हमारे, उनको हुआ वो तो ठीक हो गए। उनको कौन सी बीमारी आपने देखी? ना कमजोर हुए, ना वो उनके चेहरे पर कोई असर आता है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास इंग्लिश जैसे गए थे वैसे ही बाहर आ गए आइसोलेशन से। तो मेरे भाई आई, ये ज्यादातर लोगों को होगा ही नहीं, ना ये मर्ज है ना ये बीमारी है। ये होगा किसको? बुजुर्ग को, बुजुर्गों को होगा। ये पता नहीं क्यों छुपा रहे हैं आपसे। और जो लोग पहले से बीमार हैं, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर है, उनको होगा। और तीसरे वो जिसको वायरस पसंद कर ले वो गया, ये मैं बता दूं आप। तो ये जो वजाहत है मैंने इसलिए की है क्योंकि पता नहीं क्यों हमारे यहां इस चीज को जाहिर नहीं की। भाई यूरोप वाले जो है ना वो अपने बुजुर्गों को लिफ्ट नहीं कराते, उनको बूढ़ों के घर में जमा करा देते हैं। पाकिस्तानियों के दिल में दर्द है, हम अपने बुजुर्गों मां बाप के साथ रहते हैं। अब हमको बताओ ना, ये बुजुर्गों को मारेगी, देखो कैसे एहतियात नहीं करेंगे ये। इनको बताओ, इनको आप बता ही नहीं रहे हो, इनको बोल रहे हो ऐसे फैलेगी वैसे फैलेगी। अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो पब्लिक को? हाथ धो धो के हाथ छिलवा लिए। ओ भाई हाथ तो नहीं छू रहा ना। आप बताओ इमरान इस्माइल साहब किसके हाथ छू रहे थे? वो तो किसी का हाथ नहीं छू रहे थे ना, वो इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट में आ गए। सबसे पहली चीज ये रखनी समझनी बात जो है ना, ये जो सारे पप्पू बर्गर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, पबजी लवर, बेटा बीमार आदमी का होना जरूरी है। अगर बीमारी नहीं है या किसी शख्स को ये इन्फेक्शन ही नहीं है या किसी के अंदर ये जरसूमे है ही नहीं तो वो लगाएगा किसको? अब ना घूमे ये क्लिप तो देख लेना, शाम से पहले पूरे पाकिस्तान में घूम रही होगी। मेरा कसूर नहीं है, मैंने बता दिया, बाकी बता रहे हैं वो फला मरीज आ गया 20 साल की उम्र का बच्चा, उसको टीवी पे दिखा रहे हैं आप कैसे ठीक हुए, उसने कहा मैंने तो जाफरानी तिल खाया मैं ठीक हो गया। अरे भाई तू जवान आदमी, तेरे को कहां, बहुत कम चांस है तेरे को लगेगा। फिर देखो ना मीटर आउट होता है बंदे का कि नहीं होता। लेकिन ये तीसरी कैटेगरी जो मैंने बताई ना, किसी को भी खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, ये किसी को भी हो सकता है, ये भी मैं बता दूं। यानी ये फिर उम्र की बैद नहीं, अमीर गरीब की बैद नहीं, फिरका मजहब ये देखेगा नहीं, फिर वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो रैंडम है, वो रैंडम चॉइस है वायरस की
किस जिस्म के ऊपर क्या असरात करे। ये पूरी साइंस है, वायरोलॉजी आप जाके पढ़ो, इसके वायरोलॉजिस्ट होते हैं। ये बायो साइंस का हिस्सा बन भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ी डिबेट है कि ये वायरस है क्या। ये एड्स का वायरस है, किसने इसका इलाज निकाला? ये एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये उनको भी मारेगी, समझे। अब मैं और तफसील में नहीं जाऊंगा। मेरे पास एक डॉक्टर तो मौजूद है आज प्रोग्राम के अंदर, लेकिन वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है, ना ही मैं उनसे कोई ऐसी राय लूंगा। को पाकिस्तान में जो ही बंदा डॉक्टर बोलता है, लोग अपनी बीमारियां बताना शुरू कर देते हैं। इनसे मैं मईशत की बीमारियों के बारे में बात करूंगा। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, सर वेलकम करता हूं आपको। शो में किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI भी रहे हैं, वेलकम करता हूं। बहुत शुक्रिया भाई। तमहीद के अंदर मैंने इसलिए ये बातें कर दी क्योंकि मीडिया पर कोई और ये बात कर नहीं रहा। बाकी अल्लाह हर किसी को महफूज रखे। 2 कैटेगरी मैंने बता दी, तीसरी कोई भी हो तो दुआ ये करते हैं कि किसी को ये मर्ज ना हो। लेकिन अब इसकी जो माशी मसाइल इसकी वजह से पैदा हुए सर, उनके हल के बारे में बात करें, कुछ हमारी आवाम को बताएं अब इससे हम किस तरह से निकलें। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना वायरस के 2 एंगल हैं। डबल एज तलवार जिसको कहते हैं, 2 धारी तलवार है। एक तो ये मौलक बीमारी है और जिंदगी आपके खतरे में है अगर एहतियात नहीं की, आइसोलेशन नहीं किया, इन्फेक्टेड आदमियों के साथ आपका इंटरेक्शन कॉन्टेक्ट हो जाता है। और अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपकी जो इम्यून सिस्टम है, जो कुव्वत मदाफ़ियत जिसको कहते हैं, वो एज के साथ कमज़ोर हो जाती है, तो फिर ये वायरस हावी हो जाता है और फिर उन लोगों को सेहतयाबी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब दूसरा एंगल इसका जो है मायशत का है कि क्योंकि इसकी वजह से पूरे दुनिया में लॉकडाउन हो गया है, सड़कें, माल्स, हेरल्ड सब रुक गए हैं, खाली हो गए हैं। बायर्स ने हमसे अपने ऑर्डर होल्ड करा दिए या कैंसिल कर रहे हैं, शिपिंग आ नहीं रही। एयरलाइन सैकड़ों जहाज दुनिया के ग्राउंड हो चुके हैं, टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं, होटल खाली हैं या उनको कोरोना वायरस के पेशेंट्स की स्कैनिंग के लिए आइसोलेशन सेंटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ये वो चीज़ें जो हमने कभी तस्वुर नहीं की। इन्होंने मुल्की और ग्लोबल इकोनॉमी को शट आउट कर दिया है। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, आज सबसे पहले हम आपको ये बतला दें कि तेल की कीमत जो है वो बुरी तरह से गिर के लोएस्ट माइनस जोन में चली गई थी। यानी जो जहाज तेल लेकर आ रहे थे, जब वो हार्बर पे, बर्थ पे लगना चाहते थे, तो बायर को उनको पैसे देने के बजाय जहाज वाले को उनको पैसे देने पड़ रहे थे कि जी ये खाली कर लो ताकि हम जाएं, जहाज खाली कर। लेकिन पूरी दुनिया में वो तमाम स्टोरेजेस जो ऑयल के स्टोरेजेस कराते हैं, उसकी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां नासिर होती हैं जिनकी दुनिया में स्टोरेज है, उनका ये कहना था 0 कैपेसिटी, पूरे भर गए हैं। और बल्कि एक सेकंड ऑप्शन होता है फ्लोटिंग स्टोरेजेस, पानी के ऊपर जो फ्लोट करते हैं एक मैकेनिज्म के तहत, और जहाज वहीं के वहीं उतार के चले जाते हैं, वो तक फुल थे। और ये पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा है और अमेरिका ने देखा है कि अब ये एक टूल है तेल अमेरिका में इलेक्शन का, और जो उसके हाथ से निकल गया है अपने डोनाल्ड ट्रंप से। तो एक तो तेल की कीमत, अब ये देखें कि अभी भी जो तेल की कीमत है वो बॉन्ड की भी। चले वापस आते हैं तो इसके बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बैनुल अक़वामी तेल की कीमतों पर बात करते हैं। लेट्स ब्रेक। फाजिल मेहमान के साथ बैठने में भी घबराहट हो रही है। कल इमरान इस्माइल से परसों या कल मिल के आए हैं। भाई आप ज़रा देख लो, मैं वैसे बता रहा हूँ। देखें, पहली चीज़ तो यह है कि मैंने रैपिड टेस्ट एक होता है जो फिनलैंड का, बेटा मेरा लेकर आया था तो उसने किया और अल्लाह का करम है कि वो नेगेटिव है। लेकिन हम तमाम जितने भी बिजनेस लीडर्स हैं, आज मेरी बात हुई है, इंक्लूडिंग SM मुनीर, जुबैर तुफैल, खालिद तमाम, मैं खुद जो स्वैप का है टेस्ट इंशाल्लाह इसको कराएंगे, कराना चाहिए। लेकिन हमने इमरान साहब से कोई इतने ज़्यादा इंटीमेटेड मीटिंग्स नहीं थी, डिस्टेंस रखा था एक चेयर से दूसरी चेयर में तकरीबन 1 मीटर का। लेकिन वो ग्रुप फोटो बाद में एक
हमारे यहाँ को ट्रेडिशन सी बन गई है, उसमें डेफिनेटली करीब आए। बहरहाल दुआ कीजिए हमारे लिए कि आपके आइंदा के प्रोग्राम में अच्छी खबर दें आके। अल्लाह सेहत दे और अल्लाह सबको सेहत दे। मैं तो यकीन करें, मैं लोग कहते हैं ना कि तफरीक करते हैं, मैं तो सारे आलम इंसानियत, सारे उम्मत मुस्लिमा सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा दे, अल्लाह आसानी करे, अल्लाह किसी न किसी तरीके से रमज़ान के महीने की बरकतें और रहमतें जो है ना वो हम पे नाजिल करे, और किसी तरह ये बीमारी जैसे आई थी ना वैसे ही ये बस जिस तरह झटपट आई वैसे ही झटपट खत्म हो जाए। आमीन 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 आमीन। तो मेरी तो ख्वाहिश ही है, यकीन करें लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे। इसने हमें बड़ा अफसोस है, मेहताब चावला साहब हमारे लीडिंग एक्सपोर्टर्स थे, देखो उनको 2 दिन पहले अच्छे आदमी, कितने नाइस आदमी मेहताबुद्दीन चावला साहब शो में भी हमारे तशरीफ लाते रहे। अब हमारा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन बहरहाल एहतियात के साथ बरियल किया गया, फिर कंडोलेंस एहतियात के साथ लोगों ने। मैंने तो यकीन करे जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं उनको बहुत, मुझे अफसोस हुआ जब से मैंने सुना, मुझे इतना दुख हुआ। प्रोग्राम के अंदर यहाँ आते भी थे वो, वो बड़ी अच्छी वो बात भी करते थे और बिजनेस कारोबार को समझते थे, अच्छे एक्सपोर्टर थे, बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे। वॉलमार्ट के मार्ट के पाकिस्तान के सबसे बड़े टॉवेल्स के एक्सपोर्टर थे, बड़े डिसेंट और नफीस आदमी, बड़ा फाइटर थे वो। सुना 1 महीने तक जंग लड़ते रहे हैं, 15 दिन से ज्यादा 20 दिन वेंटिलेटर पे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला को नहीं मंजूर था। चले आगे हम सकते हैं, अल्लाह बेहतरी करे। मैं उनके लिए प्रोग्राम के बाद भी दुआ करूंगा। लेकिन ये कि नाजरीन ये संजीदा चीज है, प्लीज ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये मैन मेड भी हो सकता है, ये चाइना ने भी बनाया हो सकता है, कुछ मैं कह नहीं सकता, ये किसी और मुल्क ने भी बनाया हो सकता है, ये आलमी वबा मैन मेड भी हो सकती है और कुदरती भी हो सकती है। खैर इसकी तफसील के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। अब मैं आता हूं जनाबे वाला ये थोड़ा टैक्स के बारे में। थोड़ा देखो जुल्म जो कुछ हो गया जो माजी में हुआ। बेग साहब आप चेयरपर्सन जो हैं हमारी, जो नई आई हैं, इनसे भाई गुजारिश कीजिएगा कि ये जो शब्बर जैदी साहब बेड़ा गर्क करके गए मुल्क के टैक्स निज़ाम का और सत्यानाश कर दिया। मैं यही कह रहा था ना नाजरीन कि जरा उतरने दो शब्बर जैदी साहब को, फिर देखना मुझे फॉर्म के अंदर कि मैं कैसे उनको घसीटता हूं। फिर उसके बाद यकीन करो ये प्रोग्राम में हमारे आते रहे शब्बर जैदी साहब, बेग साहब, मैं आपको बताऊं मुझे लगता था कि ये आदमी इतना डिसेंट आदमी ये आने के बाद रिलीफ देगा। ये वो शख्स है प्रोग्राम में बैठ के इनकम टैक्स की इस्लाहात के बारे में बात करता था और इतनी अच्छी बात है। जब से ये आया बेड़ा गर्क किया इसने, इंडस्ट्री बिजनेस का सत्यानाश कर दिया। कोई आज मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से कहता हूं सर इनके जो क्लाइंट्स हैं, जो शब्बर जैदी साहब के क्लाइंट्स हैं, उनके मुतालिक इन्होंने क्या टैक्स पॉलिसी बनाई, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बनाई जाए। ये आटा चीनी दाल चावल वाला स्कैंडल तो बाद में आएगा, ये शब्बर जैदी साहब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाई जाए कि इनके अपने क्लाइंट्स के ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी आई इस दौर के अंदर जिस दौर में ये रहे। और डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि अब जो नई चेयरपर्सन आई है वो अब किस तरह से इसको ठीक करेंगी। मैंने सुना है कि अच्छी खातून है। अली नासिर साहब, हमारा ताल्लुक हर हुकूमतों में प्राइम मिनिस्टर साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर से, कॉमर्स मिनिस्टर से, चेयरमैन एफबीआर से डेली हर हफ्ते तकरीबन मुलाकातें होती हैं फेडरेशन में बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज के ऊपर। आप यकीन कीजिए ये जो नौशीन है, शी इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन। शी वाज इन कराची, वहाँ पे कमिश्नर और फिर चीफ कमिश्नर रही हैं यहाँ पे, और LTU में थी जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट है। हमारी अच्छी दोस्त भी हैं और हम बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ बड़ा इज्जत और एहतराम से पेश आती है। अब वो जब चेयरमैन बनी है बिहार की, एक सिस्टम ही बदल गया। 4 साल हम लोगों को रिफंड्स नहीं मिले थे, चीखें निकल गई थी। फिर पहली जुलाई से जो नया टैक्स सिस्टम में लेकर आए थे GST 5 सेक्टर को जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे 1125 के SRO में तब्दीली करके, उसमें के भी तमाम रिफंड जमा हो गए थे। ये और उनकी टीम बिलखुसूस मिसेस सीमा शकील जो मेंबर IR हैं और उनके 2 सेक्रेटरीज हैं, एक तारिक साहब हैं, तारिक शेख साहब और एक आमिर अमीन साहब है, उन्होंने बगैर किसी कॉन्टैक्ट से, मेरिट पे, शफाफियत से अकाउंट में जो क्रेडिट करने शुरू करे हैं,
तो आपको यकीन नहीं आएगा, जिस दोस्त से मैं बात करता हूं, मैंने अभी बात की है फैसलाबाद में राना जाहिद तौसीफ से, राना डाना में, कहते हैं चेक पे चेक हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, हम तस्वुर नहीं कर सकते थे। तो फंड्स दिए जब हुकूमत ने, इमरान खान साहब को शुक्रिया, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हफीज शेख का शुक्रिया, लेकिन एग्जीक्यूट जिस तरह से वो कर रही हैं, मैं आपके प्रोग्राम में यहाँ ही हम तनकीद करते थे आपके साथ, यहाँ ही हम शोर मचाते थे, यहाँ ही हम प्राइम मिनिस्टर से कहते थे और फाइनेंस मिनिस्टर से कहते थे कि जी हमें रिफंड्स नहीं मिल रहा है, हमें तंग किया जा रहा है, कोई मुख्तलिफ जराओं से दबाव डाला जाता। आज मैं आपके प्रोग्राम में कहते हुए बिल्कुल फख्र महसूस कर रहा हूं कि अनप्रेसिडेंटेड इन्होंने जिस तरह से लोगों के छुट्टियों वाले दिन भी, इतवार वाले दिन भी बैठ बैठ के रिफंड्स कर रहे हैं, और मेरा राब्ता रहता है उनसे। मैं अक्सर शुक्रिया के लेटर या टीवी के प्रोग्राम में 2 अल्फाज कहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं ये मेरा अखलाकी फर्ज है कि कमिश्नर इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, या मेंबर IR, या सेक्रेटरी FBR के जो हैं, या चेयरपर्सन FBR के जो हैं, इनके 2 अल्फाज कह के हम ये एक्नॉलेज करें कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो मैंने आज से पहले नहीं देखे माशाल्लाह, इतनी आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस है। तो अल्लाह करे। उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि हमें कैश फ्लो बेहतर हुआ, हमने सैलरीज वेजर्स की भी दी, हमने मार्च के महीने में किसी एक को निकाला नहीं, किसी की सैलरी रोकी नहीं, और एक्सपोर्ट बढ़ी है, 10% एक्सपोर्ट बढ़ी है, राइस की एक्सपोर्ट 20% बढ़ी। और क्या क्या अच्छे काम हुए ये भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं सिर्फ तन करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आके अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। बस अब डिप्रेशन का मरीज सा बन गया हूँ, समझ नहीं आता, रोज़ जाके यही बात करता हूँ। पता नहीं आप लोग भी कहते होंगे कि ये क्या अजीब किस्म का मनफी जहनीत का शख्स है। लेकिन देखें, मैं उन लोगों में से हूँ जो काफ़ी अरसे से आपको बता रहे थे कि मुसीबत आने को है, माशी मसाइल पैदा होने को हैं, आज तैयारी हो जाए अच्छा है, मुल्क की माशी तरक्की इनवर्ड लुकिंग हो जाएँ, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करें, टैक्स इस्लाहात करें, टैक्स का बोझ कम करें, बैंकिंग का जो मैं कहूँगा पूरा सिलसिला है, चाहे वो कर्ज लेने का हो या दूसरा आप डिपॉजिट करने का। अच्छा, एक बात करूँगा, पता नहीं डॉक्टर साहब आप एग्री करें नहीं करें, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। बात यह कि मैं हुलिये और चाल ढाल से तो ऐसे लगता है जैसे मॉडर्न जहनीत का या खुली जहनीत का आदमी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जैसे मुल्क को जो है ना, वो जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है वहाँ पर रिबा का सिलसिला होना चाहिए, और इसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेटिव। देखें, आप लोग सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सूद के ऊपर तो बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा होती हैं, कोई उससे मुतनाज़ा बना देता, कोई कुछ। तो जब आप लफ्ज़ सूद कहते हैं तो फिर उसमें मुख्तलिफ माने निकल आते हैं। लेकिन आप रिबा लेते हैं ना, असल लफ्ज़ है रिबा, तो आप लोग रिबा लेते हैं ना, अच्छी बात नहीं है ये ना, आपकी रोज़ी को भी तबाह करेगी, आपके रिस्क में भी फ़र्क लाएगी और बहुत नुकसान करेगी। तो इस पर अगर नज़रसानी कर लें, मैं दीनी मामलात पे कोई बात नहीं करता, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि हमारी पूरी कौम किसी न किसी तरीके से रिबा के कारोबार के सिलसिले में रहे। आप भी शरई या इस्लामी बैंकिंग के बारे में तो मुझे नहीं पता सर, मैं तो इसे शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग कहना पसंद करूँगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा निज़ाम जो है उससे हट चुका है, मैं इस पर महारत नहीं रखता, ना ही आपको, मैं मेरे ख्याल आप इसके जानते तो हैं जुज़, लेकिन मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन बहैसियत मुसलमान दिल नहीं मानता, जब मैं भी बैंक में काम करता था, आप भी करते थे, एक जुमला मेरा दिल नहीं मानता कि रिबा के साथ ये मुल्क काम करे। मैं सिर्फ इतनी बातें आपने बड़े दिल से कही, आपके चेहरे के तासुरात से एक एक में एक मुझे जज्बा नजर आ रहा था, जेन्युइननेस। मैं भी एक सीनियर पोजीशन बैंकर रहा हूँ, और फिर यही है कि दिल ना माना और एक इसकी स्टेज पे रिजाइन करा, सब 2 शक में थे। फिर हमारा जो ग्रुप है माशाल्लाह, उसकी बहुत सारे मिल इंडस्ट्रीज, स्पिनिंग भी और डैनम भी और दूसरी, और मैंने इश्तियाक से अपने भाई से बात की जब मुझे पता चला कि अल्लाह ताला से जंग है सूद
बैंकों को देना और सूद कारोबार करना, मार्कअप पे कर्जे लेना। आप यकीन करें, मैंने तहिया करा और एक साल 2 महीने में अल्लाह ताला ने ऐसे वसाइल दिए कि मैं 150 करोड़ के एक चेक से बैंक के कर्जे ज़ीरो करें। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा कोई बैंक से सूदी कारोबार नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने सूद से छुटकारा और निजात हासिल कर ली। आप यकीन करें, बिजनेस में बरकत भी पहले से ज़्यादा है, सुकून भी है। और अब आप नींद जो है वो एक लिटमस टेस्ट होता है आदमी को पहचानने का। आप बगैर नींद की गोली खाए, अल्लाह ताला आपको ऐसी नींद देता है। तो मैं समझता हूँ कि टाइम लगेगा, लेकिन आप नियत कर लें, माह रमज़ान है, इसमें अल्लाह ताला वसीले बनाएगा। सूद के कारोबार से मेरे भाइयों निकल जाओ। इससे वक्ती तौर पे तो फ़ायदा हो जाता है आपका, लेकिन मैं आपको ये गारंटी कहता हूँ कि ये आपके और आपके आने वाली नस्लों के लिए ये जो अल्लाह से जंग की हुई कमाई है, ये बरकत इसमें नहीं होती। तो आज माह रमज़ान में मैं समझता हूँ अगर एक शख्स ने इस पर अमल कर लिया तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। इसके अलावा भी जो हमारी कौम के अंदर जो हराम आमदनी कमाने की एक आदत पैदा हो गई, अल्लाह सबको हिदायत दे। और इस मुश्किल वक्त में और रमज़ान के महीने में हम इस आदत को छोड़ दें। रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों बुरा तस्वर किया जाता है। हमारा मुल्क पूरा रिश्वत के निज़ाम पर चलता है। हम खुद को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि मैं दीनी जाविये से चीज़ों को नहीं बता रहा, इंसानियत और शरीयत के अगर नाते ही आप समझ लें तो रिश्वत को छोड़ दें। बहुत रिश्वत लेती है ये कौम और बहुत रिश्वत देती है, और फिर कहती है कि हमारे ऊपर आज़ाब आफत क्यों आती है। मेरे से या किसी और से इस सवाल का जवाब मत पूछो, तुम लोगों को अपने अमाल खुद पता है, अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांक लो। खैर, एनीवे, मैं आगे चलूँगा बेग साहब, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि सूरतन और सीरतन मैं ये बातें करता शायद लोगों को हजम ना हो। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मसला ये है कि सर अब हमें निकलना है, ये परेशानी में हम फंस गए। अब सौदे हम लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सबको हम नहीं खिला सकते। वो फिर वही दीन की बात आ जाएगी। सबसे बड़ा राजिक तो अल्लाह ताला है, वही पहुंचाएगा लोगों के पास रिस्क। लेकिन अब ये खत्म होने वाला, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लॉकडाउन वाले सिलसिले दुनिया भर में खत्म हुए। न्यूजीलैंड की वजीर आजम को मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने हमारी तरह या हमारे जो बेवकूफ़ाना अमाल हैं उनकी तरह अपने मुल्क को बर्बाद नहीं किया। उनका मुल्क क्योंकि कुदरती तौर पर महफूज था, जजीरा होने के नाते भी, उसके अलावा भी उन्होंने उसको मजीद महफूज किया। और हम जैसे गलत इकदाम ले रहे हैं उन्होंने नहीं लिए। तो सर उनके मसले काफ़ी हद तक हल हो गए और ममालिक के भी हो रहे हैं। तो मुझे बताएं, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद क्या होगा? वक्त मेरे पास बिल्कुल मुख्तसर है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुल्की माशत फौरी तौर पे तो दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकती। मुल्की माशत ग्लोबल माशत से जुड़ी हुई है और दुनिया की माशत कोलैप्स हो गई हैं। ना टूरिज्म सेक्टर है, ना ऑयल सेक्टर है, ना एयरलाइंस है, ना इंश्योरेंस है, ना होटलिंग है, ना मैन्युफैक्चरिंग है। अब आपने देखा तो ये वॉलमार्ट, के मार्ट जैसी पेनी में लोगों को निकाला गया है, तो अली बाबा और अमेजोन में लाखों लोगों को जॉब दी गई है। तो आने वाली एक नई दुनिया है। मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था, न्यू वर्ल्ड। आने वाली नई दुनिया में क्या होगा, इसके बारे में मजीद भी बात करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।